जब मैं 11-12 साल का था, मुझे लगता था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मेरे घर के आसपास बड़े बड़े जंगल थे, इतने बड़े कि मैंने कभी उनका एंड तक नहीं देखा। जब स्कूल बंद होता, मैं और मेरा दोस्त एलेक्स सुबह जल्दी उठते और पूरा दिन वहाँ घूमते रहते। हम अपने साथ सैंडविचेस और सोडास ले जाते और बस मज़े करते। कभी आर्मी वॉर खेलते, कभी काउबॉयज़ और इंडियंस। 80 का टाइम था और क्योंकि हम स्मार्ट बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स को हमारी ये एडवेंचर लाइफ से कोई दिक्कत नहीं थी। उल्टा वो हमें आर्मी सरप्लस स्टोर ले जाते थे, जहाँ से हम MRI, मिलिट्री मील्स, सर्वाइवल नाइफ्स और कैंपिंग गियर ले सकते थे। कभी कभी तो हमें रात भर जंगल में रुकने की भी परमिशन मिल जाती। बस कंडीशन ये थी कि मेरे डैड हमें कैंप सेटअप करने में मदद करें और हम ज़्यादा दूर ना जाएं। हम दोनों अक्सर सपने देखते कि एक दिन हमें कोई हिडन ट्रेजर मिल जाएगा या किसी पुरानी एक्सटिंक्ट क्रीचर का फॉसिल ढूंढ लेंगे। शायद किसी पुराने प्लेन का रैकेज मिल जाए या किसी सूख गए रिवर बेड में सोना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस थी और हम हर एक एडवेंचर का पूरा फायदा उठाते थे। एक दिन पूरा सुबह खेलने के बाद हमें जंगल के एक नए एरिया में एक ट्री हाउस दिखा। ये एरिया हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। लगभग 2 घंटे की हाइक थी वहां तक, शायद 2 से 3 मील दूर। ये एरिया हिली और रॉकी था, मतलब एक परफेक्ट एडवेंचर स्पॉट। ट्री हाउस भी कम से कम 30 फीट ऊपर था, लेकिन स्ट्रांग लग रहा था। एक नए कैसल मिलने की एक्साइटमेंट में हम तुरंत वापस भागे ताकि रोप ले आए और मेरे डैड ने हमें सरप्लस स्टोर भी ले जाने की परमिशन दे दी। रात के डिनर पर एलेक्स और मैं सिर्फ ट्री हाउस की ही बात कर रहे थे। अगली सुबह सुबह निकल पड़े। बैकपैक में रोप, सैंडविचेस और अपनी छोटी नाइफ्स ले ली। एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम लिटरली हवा में उड़ रहे थे। जब फाइनली ट्री हाउस तक पहुंचे तो एक रोप लैडर बनाने लगे। बड़े बड़े स्टिक्स को रोप से बांध रहे थे ताकि एक प्रॉपर लैडर बन सके। ये काम करने में हमें कई घंटे लग गए, पर एंड में हमने एक स्ट्रॉन्ग लैडर बना ली और रोप को उस ब्रांच पर डाल दिया जो डेक और दरवाजे के पास था। अब हम डेक पर बैठ गए और रॉक पेपर सिजर्स खेलने लगे कि पहले कौन अंदर जाएगा। एलेक्स जीत गया, पर जैसे ही वो अंदर गया वो तुरंत बाहर आ गया, बिल्कुल सफेद, जैसे उसका खून जम गया हो। बस बोला कि उसे यहां से निकलना है। मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैं अंदर गया। ट्री हाउस अंदर से लगभग 8 गुणा 8 फीट का था और वॉल्स 7 से 8 फीट ऊंची थी, पर जो मैंने देखा उससे मेरी जान निकल गई। पूरा ट्री हाउस वॉल्स तक एक तरह के डिस्टर्बिंग इमेजेस से भरा हुआ था। पुराने फोटोज और मैगजीन पेजेस हर जगह चिपकाए गए थे। मेरा दिमाग चकराने लगा। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि एलेक्स एक जगह जम के खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ है। मैंने उसकी नज़र फॉलो की और देखा कि दूर से एक फ्लैशलाइट हमें अप्रोच कर रही थी, जंगल के बीच से सीधा हमारी तरफ। मेरे घुटने एकदम ढीले पड़ गए। मैंने एलेक्स को धीरे से बोला कि भागना है। मैं तो लैडर पर लटक गया, पर एलेक्स अब भी वहीं खड़ा था, शॉक में। 1 सेकंड बाद उसको होश आया और हम दोनों सीधा नीचे भागने लगे। जब हम नीचे उतर रहे थे तब तक फ्लैशलाइट का ग्लो एकदम हमारे पास आ चुका था। ऊपर ब्रांचेस और ओवरग्रोथ की वजह से मुझे आदमी दिख नहीं रहा था, पर इतना समझ आ गया था कि वो बस 1-2 कदम दूर था। हम चुपचाप भागने लगे, बिना किसी आवाज के, ताकि वो आदमी हमें फॉलो न करे। जैसे ही जंगल से निकल के रोड के पास आए, हम तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। जब तक घर पहुंचे तब तक ट्वाइलाइट हो चुकी थी। मेरे डैड को सब बता दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब ऑफिसर आया, उसने हमसे कई सवाल किए। ट्री हाउस कहाँ है? हम वहां तक कैसे पहुंचे? रोप कहाँ से लिया? क्या हमने वहां से कुछ उठाया? जैसे जैसे सवाल बढ़ रहे थे, उसका टोन रूड होता जा रहा था, जैसे उसे यह सब सुनना ही नहीं चाहिए था। तब मेरे डैड ने एकदम उसे फर्मली रोक दिया। ऑफिसर सिर्फ हमारा स्टेटमेंट लेकर चला गया, बोल के कि वो फॉलो अप करेगा। उस दिन के बाद हमारी जंगल एडवेंचर्स बंद हो गई। अब सिर्फ 1 घंटा एक्सप्लोर करने की परमिशन थी और हमें बार बार चेक इन करना पड़ता। हमने एक लंबी टिन कैन फोन लाइन सेटअप कर दी जो थोड़ी फ्रीडम देती थी, पर अब जंगल के अंदर तक डीप जाने का एडवेंचर खत्म हो गया था। 1-2 साल बाद वही पुलिस ऑफिसर मुझे एक पार्क में मिला जब मैं वहां चिल कर रहा था। उसने मुझे सिगरेट स्मोक करते पकड़ लिया। एलेक्स ने उससे कैजुअली पूछा कि ट्री हाउस का क्या हुआ, पर ऑफिसर बस ड्रग्स मत लो
कह के वहां से निकल गया। बहुत सालों बाद जब मैं कॉलेज में था, एलेक्स ने मुझे एक ईमेल भेजा। उसने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि वही पुलिस ऑफिसर ने अपनी लाइफ ले ली क्योंकि उसका नाम एक इलीगल एक्टिविटी में आया था। यह सुनकर हम दोनों एकदम शॉक में आ गए। हमें समझ आया कि शायद जो स्टैश हमने ट्री हाउस में देखा था वो उसी का था। सबसे क्रीपी बात तो तब हुई जब एलेक्स ने मुझे कुछ महीने बाद एक और ईमेल किया। उसने एक एस्टेट ऑक्शन अटेंड की थी और वहां एक आइटम बिक रही थी, एक रोप लैडर जिसके साथ एक बैग भी था। ये मेरी सबसे हॉरिफाइंग जंगल वाली कहानी थी जो आज भी सोच के मुझे चिल्स दे देती है। दो साल पहले का एक कांड है जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। मैं एक काम के सिलसिले में रोड ट्रिप पे था और ज़्यादातर सफ़र मुझे बीच नोवेयर ले गया। एक बड़ा स्ट्रेच न्यू मैक्सिको से टेक्सास तक छोटी छोटी अजीब सी जगहों से गुजरता रहा। ज़्यादातर टाउन का नाम भी याद नहीं, बस एक इंसिडेंट जो अब तक का सबसे क्रीपी मोमेंट रहा है। सीधा सीन पे चलते हैं। ड्राइव का दिन चौथा था और मैं अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन सुबह लेट उठने की वजह से लेट स्टार्ट किया। अब तक शाम हो चुकी थी और मुझे पेट्रोल भरवाना था। नॉर्मली तो 9 से 10 घंटे ड्राइव करने का प्लान था, पर सिर्फ 6 घंटे हुए थे। प्रोग्रेस वैसे नहीं हो पाया था जैसे सोचा था, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार फ्यूल भरवाकर रात भर चलूंगा। ये डस्टी हाईवे वाले टाउन में 24 आवर होटल्स मिल जाते हैं, तो मुझे रुकने की टेंशन नहीं थी। लगभग 30 मिनट बाद जब मेरी ट्रक का फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था, तब एक पेट्रोल पंप मिला। ट्रक पार्क की, थोड़ी बॉडी स्ट्रेच की और फोन चेक करने लगा। तभी मेरी नजर एक आदमी पे पड़ी जो पेट्रोल पंप के एंट्रेंस के पास जमीन पे बैठा था। वो देखने में होमलेस लग रहा था, पर उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी, जैसे अंदर से कोई दुख या गुस्से से भरा हो। मैंने उसे अवॉइड करना बेस्ट समझा और अपने काम में लग गया। ट्रक के पीछे कुछ सामान सेट किया, बिलोंगिंग्स चेक की, सब नॉर्मल रोड ट्रिप वाले काम कर रहा था। तभी एक आवाज सुनी। पीछे मुड़ के देखा तो वही आदमी मेरे बिल्कुल सामने था, पर अब जो देखा उसने मेरी सांस अटका दी। वो बंदा 7 फुट का था। जितना बड़ा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। बल्क नहीं था, पर लंबाई और फीचर्स इतने बड़े कि जैसे इंसान ही ना हो। बड़े बड़े हाथ, बड़ी नाक, बड़ा सर। कपड़े गंदे थे, हाथ में एक कंबल और कुछ रैंडम सामान था। उसने मुझसे एक राइड के लिए बोला। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि 1 सेकंड के लिए लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो। एक अजीब सा डर लगने लगा, जैसे मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। वो इतना बड़ा था कि उसके सामने मेरे ना कहने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा था, पर मैंने मना नहीं माना। मैंने झूठ बोला, सॉरी भाई, ये वर्क ट्रक है और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इसमें कोई पैसेंजर अलाउड नहीं है, इंश्योरेंस के रूल्स हैं। ये सब फेक था, पर सुनाने में ऑफिशियल लगता था। मुझे लगा ये रीज़न काफ़ी होगा उसे हटाने के लिए। उसने बस सर हिला दिया और साइड हो गया। मैंने एक और बार माफ़ी मांगी और बोला, पीछे से बहुत गाड़ियाँ आई हैं, कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। फिर बिना सोचे समझे मैं जल्दी से पेट्रोल पंप के स्टोर में चला गया। कहीं ना कहीं सिर्फ एक और इंसान के पास जाना चाहता था ताकि सेफ महसूस कर सकूं। वहां जाकर एक बड़ा पैकेट जर्की, एक सोडा और 16 गैलन प्रीमियम पेट्रोल लिया। वहां के कैशियर से पूछा कि यह बंदा कौन है, तो उसने सिर्फ कंधे उचका दिए। मतलब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने जल्दी से वापस ट्रक में सामान रखा, पेट्रोल भरा और चारों तरफ देखा। वो आदमी वहां नहीं था, उसकी जगह भी खाली थी। बिना वक्त गवाए मैंने ट्रक स्टार्ट की और सीधा निकल गया। लगभग 9 बजे रात तक चलता रहा। अब थकान हो रही थी, पर कम से कम 200 माइल कवर कर चुका था। एक बॉर्डर टाउन आया, वहां एक छोटा सा होटल दिख गया। मैंने वहीं रूम ले लिया। रात का खाना ढूंढने निकला तो एक छोटा सा बार मिला जो डिनर सर्व कर रहा था। वो एक इटालियन रेस्टोरेंट था, पर असली से ज्यादा एक डबल वाइड ट्रेलर जैसा लग रहा था। लाइट लाल थी, दीवारों पे थोड़ा रेसिस्ट डेकोर भी लगा, पर जगह वार्म थी और खाने की स्मेल जबरदस्त आ रही थी। मैंने एक बियर ऑर्डर की और फोन पे मैप चेक करने लगा। सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर जो हुआ उसने मेरी जान सुखा दी। एक हेवी आवाज सुनाई दी, बहुत भारी पैरों की आहट, जैसे कोई मॉन्स्टर चल रहा हो। मैंने सुना कि कोई बार के दरवाजे तक आया और वो दरवाजा धक से खुला। उस आदमी का 7 फुट का फ्रेम सामने था।
मुझे सिर्फ उसका छाती और शोल्डर्स दिख रहे थे, क्योंकि उसका सर डोर फ्रेम से भी ऊपर था। वो झुककर अंदर आया। मेरे दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन किया, यह आदमी यहां कैसे पहुंच गया? मैं तो 200 माइल पहले उसे छोड़ चुका था। अगर किसी और की गाड़ी मिली भी होती तो इतनी जल्दी यहां नहीं आ सकता था। यह तो तभी पॉसिबल है अगर यह ट्रक के पीछे छुप के आया हो। तभी उसने मुझे देखा और एक अजीब सी हंसी दी, जैसे उसने मेरी सोच कंफर्म कर दी हो। मैंने एक एक बाइट जल्दी जल्दी खाया, बियर एक सांस में खत्म की और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। जाते जाते देखा वो भूत जैसा आदमी एक बड़ी सी प्लेट स्पगेटी खा रहा था और खाते वक्त सिर्फ मुझे घूर रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। होटल के पर्दे के पीछे से बार बार देख रहा था कि कहीं वो ट्रक में सो तो नहीं रहा या मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। शायद किसी और को राइड मिल गई, या शायद वो सिर्फ मुझे डरा रहा था। पर एक बात तय है, मैं दोबारा उस 7 फुट के भूत से मिलना नहीं चाहता। यह सुनने में फेक लग सकता है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं यह सच है। जब मेरे बड़े भाई कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह वीकेंड लेक बैसा, नापा, कैलिफोर्निया में कैंपिंग करेंगे। उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड शैनन ने कहा कि हम उसके गॉडफादर की बोट यूज कर सकते हैं, तो हमने बोट को हिच किया और स्पेनिश फ्लैट की तरफ निकल पड़े, जहां से लेक तक पहुंच सकें। यह लेक एक बड़े बोल वैली जैसा है, जिसमें सैंडी हिल्स और रॉकी क्लिफ्स हैं। हर जगह उतरना आसान नहीं है और यह लैंडस्केप काफी ज्यादा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। लेक काफी बड़ी है, तो यह पॉसिबल है कि वहां आसपास कोई और दिखाई न दे। शाम होने के बाद लोग अपनी बोट्स को लेक के किनारे टाई अप कर लेते हैं और वहीं कैंपिंग करते हैं। हम साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ गए और एक अच्छी जगह ढूंढी। हमने तकरीबन 1 या 2 घंटे तक स्विमिंग की, फिर डिनर किया। लगभग 7 या 8 बजे का समय होगा, क्योंकि तब सूरज ढल रहा था। पानी शांत और सुंदर लग रहा था। शैनन ने सजेस्ट किया कि हम लेक के किनारे की तरफ ऊपर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करें ताकि कैंप फायर जला सकें। मेरा भाई और मैं लेक के साइड बैंक पर चढ़ गए और सूखी लकड़ियां ढूंढने लगे। हम इतना दूर चले गए थे कि हमें बोट की रोशनी दिख रही थी। तभी हमें एक तेज, भयानक और गूंजती हुई चीख सुनाई दी। हम तुरंत वापस बोट की तरफ भागे। शैनन वहीं थी। वह चीख रही थी, रो रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। तभी मेरा भाई एक जगह रुक गया और लेक की तरफ देखने लगा। वहां कुछ पानी में तैर रहा था। मैं भी देखने लगा और मुझे कुछ धीरे धीरे शोरलाइन की तरफ आते हुए दिखाई दिया। मेरा भाई बोट की तरफ चला गया और शैनन से कहा कि वह मेरे पास आ जाए। फिर वह लेक के किनारे पर खड़ा हो गया, चुपचाप। शैनन रो रही थी और मेरी तरफ भाग कर आई। मैं भी धीरे धीरे अपने भाई के पास गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला था, उसने कहा, मुझे लगता है यह एक स्किन्ड एनिमल है, इसकी स्किन नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, हमें शोरलाइन के पास कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई वहीं किनारे पर चल रहा था। हमने देखा एक आदमी सीधे हमारी तरफ आ रहा था। शैनन फिर से चीखने लगी और पीछे हटने लगी। मेरा भाई और मैं एक साथ खड़े हो गए ताकि इस आदमी का सामना कर सकें। वह आदमी उस चीज की तरफ इशारा करके ताली मारने लगा और पूछने लगा, तुम्हें पसंद आया मेरा काम? हमने उससे पूछा, तुमने यह किया है? वह बोला, हाँ बिल्कुल। फिर उसने कहा कि हमें मदद करनी चाहिए इसे लेक से बाहर निकालने में। हमने मना कर दिया और उससे कहा कि वह यहाँ से चला जाए, पर ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। वह वहीं किनारे पर इधर उधर घूम रहा था, जैसे अपने काम की तारीफ कर रहा हो। मैं उसके पीछे से उस चीज को देख सकता था। पानी काफी अंधेरा लग रहा था, पर मुझे थोड़ी डिटेल्स दिख रही थीं। वह एक बड़े जानवर जैसा लग रहा था जो चेस्ट डाउन तैर रहा था। उसकी पीठ पर एक बड़ी काली गार्बेज बैग थी। वह किसी कुत्ते या किसी और जानवर से बड़ा लग रहा था। उसका सिर नहीं था और मुझे समझ नहीं आया कि उसके आगे पैर हैं या नहीं। पर एक बात कंफर्म थी, वह स्किन्ड था। उसकी पूरी स्किन निकाल दी गई थी। यह धीरे धीरे पानी में घूम रहा था, करंट के साथ मूव कर रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखे बिना बस एक ही बात सोच रहे थे, भगवान करे ये कोई इंसान न हो। शैनन ने कहा कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए।
हमने तुरंत अपनी सब चीजें उठाईं और बिना सोचे समझे बोट पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही हम बोट पर चढ़ने लगे, वह आदमी भी हमारी तरफ आने लगा, पर अब तक हमने इंजन चालू कर दिया था और लेक के बीच की तरफ पीछे हटने लगे। वह आदमी वहीं किनारे पर रुक गया, पर उसने हमें देखा और फिर पानी में कूद गया। हाँ, वह सच में हमें पकड़ने के लिए सीधे पानी में कूद गया और हमारी बोट की तरफ तेज तेज तैरने लगा। बोट के पीछे एक छोटी सी लैडर थी और साइड में कुछ रस्सी लटक रही थी। इसका मतलब अगर वह पास आ जाता तो वह चढ़ भी सकता था। मैं बोट को और तेज भगा रहा था, पर फिर भी वह आदमी हमें चेस कर रहा था। लेकिन जब उसे समझ आया कि वह बोट तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने अपना डायरेक्शन बदला और उस स्किन्ड चीज की तरफ तैरने लगा। शैनन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोती रही। हम तुरंत स्पेनिश फ्लैट के डॉक की तरफ भाग गए, पर यह हॉरर यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही हम वहां से दूर जा रहे थे, मेरा भाई चिल्लाकर बोला, देखो, उस तरफ देखो। एक छोटी सी डिंगी बोट, छोटी 4 लोगों की पैडल बोट हमारी तरफ आ रही थी, और जो आदमी उसे चला रहा था वह बिल्कुल उसी शोर वाले आदमी जैसा लग रहा था। गंदा, बिगड़ा हुआ, अजीब और डरावना। वह सीधा उस स्किन्ड चीज की तरफ जा रहा था। हमने वहां और कुछ नहीं देखा, बस जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकले। जब हम स्पेनिश फ्लैट के ऑफिस गए तो वहां पार्क रेंजर्स नहीं थे, सिर्फ एक अटेंडेंट मिला। हमने उसे अपनी डिटेल्स दी और कहा कि यह एक सीरियस केस है। हम गैस स्टेशन गए, वहां भी एक नोट छोड़ा कि अगर कोई पार्क रेंजर आए तो उसे हमसे कांटेक्ट करने के लिए कहना। अगले दिन सुबह हमें फोन आया और हमने ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की। रेंजर्स हमारी स्टोरी सुनकर एकदम स्टन्ड हो गए। उन्होंने कहा कि और लोगों ने भी उसी छोटी बोट की रिपोर्ट की थी, पर उन्हें वह बोट कभी नहीं मिली। मेरा भाई इस इंसिडेंट को कब का भूल चुका है, पर जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं वह कहता है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह क्या चीज थी, पर जो भी था वह नॉर्मल नहीं था। हमने अगले 10 साल तक वहां दोबारा कदम नहीं रखा, पर आज भी जब भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं, एक अजीब सा डर लगता है।